हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द रेडियस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर है 79 इज अबाउट 7 × 10⁻⁻15 मीटर। सही है। तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये किसका न्यूक्लियस है, ये हमारे पास गोल्ड न्यूक्लियस है। सही है। इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया है और उससे रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है अपने पास आर, मान लेते हैं डिस्टेंस है ओ बी, मान लेते हैं इसे। सही है। और फिर वो बोल रहे हैं हमें अज्यूम दैट द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द न्यूक्लियर वॉल्यूम। अब इस लाइन का मतलब है न्यूक्लियर वॉल्यूम से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तुम चार्ज पर यूनिट डेंसिटी के बारे में जानते हो, जिसमें क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी भी बॉडी पे उसके वॉल्यूम के हिसाब से। ये रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इससे बराबर होता है क्यू बाई ये होता है तुम्हारे पास डेंसिटी, ये बराबर क्या होता है क्यू बाई वी, चार्ज रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये होता है। तो ये बोल रहे हैं कि हमने इस जो हमारे पास न्यूक्लियस दिया हुआ है इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, न्यूक्लियर वॉल्यूम के हिसाब से। सही है। मतलब इस पूरे सरफेस नहीं, इस पूरे इनर में कौन कौन से चार्जेस हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं। सही है। तो अगर मैं तुमसे ये सबसे पहले तो यही पूछूं कि नेट चार्ज कितना हो रहा है इसके बीच में, तो तुम इजीली कह सकते हो, तुम जानते हो कि जो नेट चार्ज होता है वो बराबर होता है Q इज गिवन बाय एन ई। सही है। यहाँ तक Q जिससे बराबर होता है एन ई के बराबर होता है। सही है। ये तुम्हारे पास नेट चार्ज आ गया। अब तुम जानते हो यहाँ पे तुम्हारे पास ये एन जो होता है वो नंबर होते हैं जितने नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारे पास चार्जेस हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू 79 यूज़ हो रही है। सो मैं कह सकता हूँ 79 इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो तुम्हारे पास ये नेट चार्ज आ गया यहाँ पे। सही है। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें स्ट्रेंथ बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहाँ पे, एट द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस दिया हुआ है इसके सरफेस पे, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, किसी भी सरफेस के पॉइंट पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होने वाली है वो तो सेम रहेगी। क्यों, अरे मैं यही एज्यूम करूँ यहाँ से। सही है। तो तुम जानते हो कि इसके परपेंडिकुलर सरफेस पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर है। सही है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी अवे फ्रॉम द बॉडी जा रही होगी, मतलब ऐसे जा रही होगी। सही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। समझ रहे हैं आप बात। ये सारा जो प्रोसीजर है वो सभी हर पॉइंट पे सेम होने वाला है। मतलब यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ही जाएगी हमारा एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर तो होता ही परपेंडिकुलर है। सही है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया वेक्टर के साथ ही जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले पार्ट को सॉल्व करूँ, अच्छा बी पार्ट भी दिया हुआ है एट द मिडल ऑफ द, तो हमें बी पार्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करनी है एट द मिडल ऑफ द पॉइंट ऑफ रेडियस। तो ये तो बाद वाला क्वेश्चन है, पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। रिमेंबरिंग दैट गोल्ड इज अ कंडक्टर इट इज जस्टिफाइड टू assume that the positive charge is uniformly distributed over the entire volume of the nucleus and does not come to the outer surface। तो ये जरूरी बात थी। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो चार्ज है ये सरफेस पे नहीं जा रहा, ये सरफेस पे जा नहीं सकता, ठीक है, पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब हम इसे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं जो इंटीग्रल होता है E इंटू डी एस का, ये जिससे बराबर होता है ये होता है अपने पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और यही अपने पास फाई के बराबर है। सही है। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस है ये बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये लॉ का नाम होता है गॉस लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि तुम्हारे पास एक हाइपोथेटिकल सरफेस ले लो, इस केस में मैंने इसे ही एक हाइपोथेटिकल सरफेस मानना है जिसे गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। सही है। और वो बोलते हैं कि इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जिससे बराबर होती है 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। यहाँ तक बात समझ में आ रही? ये तुम जानते हो जितना हो जरा। अच्छा तुम यहाँ से भी देख सकते हो जो ई और डी एस के बीच में डायरेक्ट जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। सो ई डॉट डी एस किससे बराबर है? ई डी एस से बराबर है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? फिर मैं यहाँ से क्या रह सकता हूँ, ये हो जाए ई डी एस, ये है Q/ε0। सही है यहाँ तक? ये जितना हो जा रहा है ये हो जा रहा है मेरे पास 4πr², ये बराबर है Q/ε0। सही है? ई जितना आ जा रहा है ई आ जा रहा है मेरे पास 1/4πε0 Q/r²। सही है? मैं इस वैल्यू को यहाँ पे ले लिया 1/ε0, यहाँ से कॉमन ले लिया 4/ε0 की वैल्यू क्या होती है? K होता है अपने पास, ये Q ये r²। सही है? अब तुम जानते हो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। नेट चार्ज तुम्हारे पास दिया हुआ है 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 और रेडियस इतना दिया हुआ है 7 × 10⁻⁻15, मतलब 7 × 10⁻⁻15 होल स्क्वायर। सो जब तुम इस पूरी वैल्यू सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो होता है तुम्हारे पास 2.32 × 10⁻21 न्यूटन कूलम इनवर्स। सो ये तो तुम्हारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस का आंसर आ गया। क्या है तुम्हारे पास? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस। अब इसी तरीके से तुम्हें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जब रेडियस क्या हो जाता है? रेडियस हो जाता है अपने पास r/2। सो ये हमारे पास बी पार्ट है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं हमारे पास? ये तुम्हारे पास वही न्यूक्लियस है जिसका तुम्हारे पास रेडियस दिया हुआ था। कितना रेडियस दिया हुआ था? r दिया हुआ था। सही यहाँ पे? अब फिर तुम्हें बोल रहे हैं कि इसके r/2 डिस्टेंस पे, मतलब मान लेते हैं यहाँ कहीं पे, यहाँ पे एक और स्फीयर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस डिस्टेंस से r/2 डिस्टेंस पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है और सेम कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था सब वही है, बस उन्होंने रेडियस की वैल्यू हाफ कर दी है। सही है? अच्छा, चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारे पास वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ओवर दी वॉल्यूम। तो यहाँ पे जितना चार्ज डेंसिटी था वही चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है। मान लो ये आउटर एरिया है, ये इनर एरिया है। तो इनर एरिया में जितनी चार्ज डेंसिटी है, मान लेते हैं सिग्मा इनर, ये किससे बराबर है? ये बराबर है आउटर एरिया में जितना चार्ज डेंसिटी है। यहाँ से बात समझ में आ रही? फिर मैं क्या कह सकता हूँ? चार्ज डेंसिटी कितने बराबर होता है? चार्ज डेंसिटी तुम जानते हो ये होता है तुम्हारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो इधर वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4π, इधर हो जाना चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि यार मैं इनर की बात कर रहा हूँ। सो तुम्हारे पास इनर में जो वैल्यू आएगी, ओके, जो तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू है ये कितनी आ रही है यहाँ से 4πr³। ये अरे इनर की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो क्यों डैश अज्यूम कर लेते हैं, आउटर सरफेस पे क्यों चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है ये होता है अपने पास 4πr³। सही है? और ये कितना हो रहा है? ये r/2 का होल क्यूब, ये r/2 इसका होल क्यूब। तुम्हें यहाँ से क्यों डैश की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों डैश इससे बराबर है, तुम जानते हो 4π कैंसिल, r³ से r³ भी कैंसिल हो जाएगा। ये जिससे बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास ये आ जाना चाहिए यहाँ से Q/8। सही है? तुम्हारे पास ये वैल्यू इससे बराबर आ जाएगी। अब तुम वही फिर से यूज़ कर सकते हो गॉस लॉ, जिसमें क्या बोलते हैं जो इंटीग्रल ऑफ E × ds है ये बराबर है तुम्हारे पास Q/ε0 के। फिर से E × 4π r/2 का होल स्क्वायर, r/2 इसका होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने यहाँ पे रेडियस वैल्यू बड़ी r लिख दी है, सो अज्यूम चलो कि r इज़ r। सही है? यहाँ पे ये जिससे बराबर है Q की वैल्यू इतने टाइम से, तो मतलब 1/8ε0 और Q डैश की वैल्यू है अपने पास Q/8
और क्यू की वैल्यू कितनी थी 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही है। तो जब तुम इसे सॉल्व कर दे रहे तो तुम्हारे पास इतना आंसर आया, ये आ जाना चाहिए तुम्हारे पास 4πr²/4 1/8 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से 4 से 4 पाई कैंसिल। सही है। सो जब तुम इसे सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास ई की जो वैल्यू आनी चाहिए वो है 1.16 इंटू 10⁻21 न्यूटन कूलम इनवर्स। अब ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये कहाँ पे है, व्हेन द रेडियस ऑफ कितना हो जाता है, व्हेन द रेडियस इज हाफ। सही है। तो यही तुम्हारे पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।